गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त योगेश कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th की यूनिट नंबर 4 सदिश विश्लेषण, सदिश राशियाँ और सदिश राशियों से रिलेटेड कैलकुलेशन एंड इसका यूजेस, जस्ट लाइक इनके यूजेस से संबंधित बातें करेंगे। अब देखो, सदिश राशियाँ सबसे पहले समझने से पहले हमें यूनिट नंबर 1 में राशियों के बारे में समझा था। मतलब ऐसे यूनिट नंबर 2 थी, राशियों के बारे में समझा, तो हमने समझा था कि राशियाँ वे संख्याएं या वे मान होते हैं जो किसी चीज़ के को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसको मूल रूप से निरूपित करने के लिए जिन्हें काम में लेते हैं वो क्या होते हैं, वो राशियाँ मात्रक कहलाती हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करें बल की, तो बल मान के चलो, मैं कह रहा हूँ ये एक बल है और ये इस बल का जो मान है वो है 5 न्यूटन। कितना है? 5 न्यूटन। अब जब 5 न्यूटन है तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से मैंने इस एक्स डायरेक्शन में, किसमें, एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल अप्लाई किया है, हम वाई में भी कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमें दिशा के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये राशियाँ कैसी हो जाएंगी? सदिश राशियाँ। मतलब परिणाम के साथ साथ हम दिशा का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, तो ऐसी राशियाँ कहलाती हैं सदिश राशियाँ। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अदिश राशियों की। जब अदिश राशियों की हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसी राशियाँ जिनके, देखो, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की ज़रूरत हो, ना कि दिशा की, और दिशा की ना हो, या फिर ऐसे कहें तो परिणाम की ज़रूरत हो, दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियाँ। जैसे 5 kg वजन है, तो भाई 5 kg वजन है तो इसका मतलब है 5 किलो वजन है। 5 किलो वजन है, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होगा, तो इस वजह से ये राशियाँ कहलाती हैं अदिश राशियाँ। अब देखो, राशियों का निरूपण। अब ना राशियों के निरूपण की बात करें हम तो निरूपित कैसे किया जाता है? तो दरअसल कोई भी राशि हो उसे हम एक्स वाई प्लेन में निरूपित करते हैं। तो देखो, एक्स वाई वैसे तो जेड में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी समझ के लिए एक्स वाई प्लेन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान के चलो कोई कोई भौतिक राशि है, तो एक्स वाई निर्देश तंत्र में, तो अब वो इतने काम कर रहा है कि यहाँ तक काम कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से कोई बल यहाँ तक लगाया गया, तो देखो ये एक बल है, तो ये बल एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मध्य में लगा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, तो ये तो किसको निरूपित करती है? परिणाम को। और ये वाला जो एरो का साइन है ये निरूपित करता है उसकी डायरेक्शन को। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं साथ साथ में, तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स वाई निर्देशांक में, देखो, एक्स वाई निर्देशांक में कोई कण मूल बिंदु से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश समान अनुपात में यदि गति कर रहा है, करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसे तीर का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यदि किसी भी अनुपात में यदि गति कर रहा है तो एक एरो, एक तीर का चिन्ह प्राप्त होता है। तो ये जो तीर का चिन्ह प्राप्त होता है, तो इसी को हम कहते हैं सदिश, ठीक है। और इस तरीके से हम सदिशों को निरूपित करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सदिशों के प्रकारों की बात करें तो सदिश तथा विस्थापन की हम बात करें। ओरिजिनल में जैसे सदिश की जो लंबाई है एक तरीके से विस्थापन को निरूपित करती है। यहाँ से लेके ये लंबाई तो है, ये डिस्टेंस है, तो ये विस्थापन को निरूपित करती है। अब हम बात करते हैं सदिश और विस्थापन के जो प्रकार हैं उनकी। तो नंबर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश की बात करते हैं। यदि किसी किसी बिंदु, देखो, किसी निर्देशांक अक्ष में किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जिन सदिशों का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं स्थिति सदिश। जैसे देखो, अब हम बात कर रहे हैं, तो अब हम किसी कण की स्थिति, क्या, किसी कण की स्थिति को हम समझा रहे हैं। तो जब किसी कण की स्थिति को हम समझा रहे हैं तो ये बात पता होनी चाहिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये कण कौन सी जगह स्थित है। तो मान के चलो कोई कण यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु पर स्थित है, इस बिंदु पर स्थित है, तो हम इस
इस एरो के द्वारा इसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एरो बनाए तो ये किसको बता रहा है, स्थिति सदिश को, ठीक है। और इसे जर्नली हम आर वेक्टर से निरूपित करते हैं और इसे हम आर वेक्टर से निरूपित करते हैं। इसके अलावा जैसे ये इसको यहाँ से ये मूल बिंदु ओ और ये पी है तो इसको ओ पी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। और अब देखो, अब हम बात करते हैं विस्थापन सदिश की। तो देखो पहले इसको और अच्छे से समझ लें। किसी संदर्भ बिंदु मतलब किसी निर्देशांक अच्छा है तो उसका जो संदर्भ बिंदु है, जैसे यहाँ पे ओ है, के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रकट करना कण का स्थिति सदिश कहलाता है। किसी निर्देशांक के सापेक्ष किसी कण, मान के चलो यहाँ पे कोई कण है तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो भी सदिश है वो क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। अब बात करें हम विस्थापन सदिश की। तो देखो विस्थापन सदिश कोई अलग चीज़ नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है, किसी निर्देशांक, तो किसी निर्देशांक ज्यामिति में तो कोई एक, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये उसकी अंतिम स्थिति है। तो अब इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के डिफरेंस को ही हम कहते हैं विस्थापन सदिश। वैसे भी हम बात करें जैसे नॉर्मली अदिश वेक्टर में हमने पढ़ा था विस्थापन, तो हमने बात की थी कि किसी कण की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, तो इनके जो डिफरेंस होता है तो उसे कहते हैं हम विस्थापन सदिश। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कहेंगे अब किसी सदिश के प्रारंभिक स्थिति सदिश तथा अंतिम स्थिति सदिश। तो अब यहाँ पे उल्टा करेंगे क्योंकि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, तो हम कह देंगे अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश को हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देख, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम लिख सको, ठीक है। ठीक है, अब देखो एकांक सदिश, ऐसा सदिश, देखो ऐसा सदिश एकांक, देखो यहीं पे नाम से ही पता चलता है एकांक सदिश जिसका परिणाम कितना हो, एक, और जिसका परिणाम एक हो उस सदिश को कहते हैं हम एकांक सदिश। अब देखो, अब जैसे मैं एक्स अक्ष के लिए बात करूं तो एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या होता है, इसको माना जाता है आई कैप। क्या माना जाता है, आई कैप। और वाई अक्ष के लिए माना जाता है जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए मानते हैं हम के कैप। क्या मानते हैं, के कैप। अब देखो इसमें आई कैप है तो इसका मतलब है इसमें बाई नहीं है, क्या है, लेकिन बाई बराबर कितना हो रखा है, जीरो जे कैप प्लस में जेड, जीरो जेड के कैप। तो इस तरीके से इसमें सारे के सारे जीरो है। तो अब इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम निकालते हैं, तो परिणाम के लिए हम फॉर्मूला अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो वो होता है रूट में इसके आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, और जेड के गुणांक का जो सॉरी के गुणांक का स्क्वायरों का जोड़ होता है। तो अब जब ये जोड़ होता है तो वो क्या होता है, परिणाम के बराबर। तो जब वो परिणाम होता है तो इसका मतलब है जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो इसमें ये वाला जीरो, वो वाला जेड वाला जीरो, तो ये दोनों जीरो हैं। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि जब दोनों जीरो हैं तो इसमें आई कैप का ही मान होगा, और इसका मतलब है बाकी के सदिश। तो इसके लिए एकांक सदिश क्या होगा, आई कैप, क्योंकि इसका परिणाम एक है। तो ऐसे सदिश जिनका परिणाम एक हो तो ऐसे उन सदिशों को हम कहते हैं एकांक सदिश। जैसे कि यहाँ पे देख लिया होगा, तो एक्स के लिए आई कैप से, वाई के लिए जे कैप से, और जेड के लिए के कैप से निरूपित करते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम बात करें एकांक सदिश कोई, जैसे ये तो एक्स वाई जेड के लिए तो एक्स आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। लेकिन एकांक सदिश यदि कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, क्या ए वेक्टर, कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो कैसे करेंगे। तो देखो चल के नहीं रहा, ए वेक्टर दे रखा है तो ऐसी स्थिति में हम, चल नहीं रहा यार, ऐसी स्थिति में हम जो निरूपित करेंगे तो वहाँ पे दे रखा होगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से दे रखा होगा। और जब इस तरीके से दे रखा होगा तो इसका मतलब है ये वाला जो स्थिति सदिश है, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा ढंग से, हम एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इस तरीके से दे रखा होगा।
तो अब देखो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू करते हैं ए वेक्टर बटे में ए का परिणाम अपॉन में ए का परिणाम। तो ए का परिणाम हम लिखेंगे तो इससे उसके क्या आ जाएगा, उसके जो एकांक सदिश है वो हमें प्राप्त होता है, जिसे हम ए कैप से निरूपित करते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो ये एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। अब समान सदिश, तो ऐसे सदिश जिनका परिणाम तथा दिशा दोनों समान हो तो उन्हें कहते हैं हम समान सदिश। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि देखो परिणाम का मतलब उनकी लंबाई समान होनी चाहिए और उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम समान सदिश। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं विपरीत सदिश। ऐसे सदिश, तो देखो ऐसे सदिश के परिणाम तो समान है लेकिन दिशा विपरीत हो तो उन्हें कहते हैं विपरीत सदिश। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शून्य सदिश। तो देखो शून्य सदिश रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि शून्य मतलब होता है जीरो, और जीरो मतलब एक बिंदु, क्या, एक बिंदु, और एक बिंदु कोई सदिश है क्या, नहीं है, क्योंकि शून्य देखो इसका परिणाम, तो मैंने क्या बताया था, परिणाम क्या है, परिणाम उसकी लंबाई होती है, तो लंबाई उसकी जीरो है, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया, डॉट। तो देखो ऐसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो तो वो शून्य सदिश कहलाता है। तो लेकिन शून्य सदिश तो होता नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो अलग तरीके से देते हैं। देखो कैसे, मान के चलो दो समान समान परिणाम के तथा विपरीत दिशा के सदिश हैं, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इनका जो परिणाम आता है वो आता है सदैव जीरो। तो इसी इसी जो इन दोनों सदिशों के जो एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सदिश को काम में लेते हैं और उसे कहते हैं हम शून्य सदिश। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम कह रहे हैं सदिशों के गुणनफल की बात करें, तो सदिशों की गुणनफल की जब बात करें तो सदिशों का जो गुणनफल है ये दरअसल मोस्टली, देखो सदिशों का अदिश गुणनफल की बात करें और सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल भी होता है, अदिश गुणनफल भी होता है, और एक जो होगा वो होगा अचर राशि के साथ में। जैसे हम कोई सदिश वेक्टर दे रखा है, मान के चलो कोई सदिश वेक्टर है ए वेक्टर दे रखा है, ए त्वरण के लिए बात कर रहा हूँ, तो ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है। अब इसमें एम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या है कि ये जो भी उसका जो परिणाम है, तो जो त्वरण का जो परिणाम है उसमें हमने क्या, हाँ, उसके अंदर हमने एक सदिश राशि ए वेक्टर के साथ में अदिश राशि एम का गुणा किया है, तो अदिश राशि का गुणनफल अदिश इंटू सदिश करते हैं तो क्या आता है, हमेशा सदिश, क्योंकि दिशा उसमें कैंसिल नहीं हुई है या फिर दिशा बची हुई है। ठीक है, अब देखो, अब सदिशों का भागफल, यदि देखो जब किसी सदिश राशि में अदिश राशि का भाग दिया जाता है तो उसका परिणाम में कमी आती है जबकि दिशा समान रहती है। ठीक है, तो देखो परिणाम सदिश तथा अदिश के भागफल के बराबर प्राप्त होता है, तो परिणाम सदिश का जो परिणाम है और उसका जो भागफल होता है उसका भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसके बराबर होगा, जबकि दिशा जो भी सदिश राशि थी उसके अनुरूप ही होगी, मतलब उसके समान ही होगी। आई समझ में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सदस्यों का योग। देखो सदस्यों का योग को समझने के लिए सबसे बेहतर है हमें पहले एक चीज़ समझनी चाहिए। देखो हमेशा सदस्यों का योग की बात करें, क्या करें, सदस्यों की योग की बात करें, तो ये सदस्यों का योग दरअसल होता किस तरीके से, तो सदस्यों का जो योग होता है वो इस तरीके से होता है, कि मान के चलो दो सदिश हैं, एक सदिश वेक्टर, तो एक का शेर, ये तो इसकी पूंछ है और ये इसका शेर, जब दो सदिश आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनको जोड़ने वाला रेखा, मान के चलो ये वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, और ये वाला है बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो अब इन दोनों सदिशों को बंद करने वाला सदिश, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्ट हैं, और इनको जो बंद करने वाला सदिश है इसको मैं बोल रहा हूँ परिणामी सदिश।
मतलब इन दोनों का इलाज करने वाले सदिश। वैसे भी हम बात करें तो मान के चलो आप घूम के जा रहे हैं, यो घूम के जा रहे हैं, सदिश राशि हैं, लेकिन हम सदिश में डायरेक्ट ही इनके परिणाम की बात करते हैं और इनका जो परिणाम माना जाता है वो समान दिशा में जाने वाले सदिशों के योग के बराबर माना जाता है। तो इसे कह रहा हूँ मैं परिणामी सदिश आर वेक्टर। क्या? आर वेक्टर। तो इसे जब मैं आर वेक्टर कह रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ आर वेक्टर इजक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के बराबर होता है। क्या? बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के बराबर होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो समझाया गया है उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन उसमें काम में लेके चला हूँ और उससे तुम्हें क्लियरिफाई करने की कोशिश की है। तो देखो, वैसे यही कॉन्सेप्ट होता है सब जगह, डायरेक्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, देखो एक एक करके सारी चीज़ समझते जाएंगे। पहले देखो, दो क्रमागत स्थिति सदिशों का क्रमागत तरीके से जोड़ने पर, मतलब लगातार हम जोड़ रहे हैं, जैसे ये वाला यहाँ से यूँ जुड़ गया और ये वाला यूँ जुड़ गया, देखो ये वाला और ये वाला सदिश एक दूसरे से जुड़ गया, तो इनका जो परिणाम, इनको बंद करने वाला, देखो बंद करने वाली भुजा का मान दोनों स्थिति सदिशों के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। इसी को हम त्रिभुज विधि या त्रिभुज नियम कहते हैं, सदिशों का त्रिभुज नियम कहते हैं। अब जब सदिशों का त्रिभुज नियम कहते हैं तो इसमें जो आर वेक्टर है इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू हो गया R1 प्लस में R2 वेक्टर। अब दूसरे त्रिभुज में हम तुलना करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ये दोनों में एक समान होता है या नहीं होता, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे हमने R1 और R2 को एक दिशा में लेके चले और उसके उल्टी दिशा में हमने R2 और सेकंड जो चित्र है उसमें लेके चलें, तो हमने त्रिभुज ओ डैश पी डैश और क्यू डैश से त्रिभुज नियम अनुसार, तो फिर से इसमें भी दोनों में हमने क्या लगा दिया, त्रिभुज नियम, और समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त किया है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर रहे हैं, किसकी? समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त होगा आर वेक्टर इक्वल टू आर डैश, क्योंकि दोनों बार दोनों का एडिशन है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं आर इक्वल टू होगा R1 प्लस R2, मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं और आर डैश के, तो ये तीनों चीज़ एक ही मतलब है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, समांतर चतुर्भुज नियम। देखो समांतर चतुर्भुज जो नियम है इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए त्रिभुज का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जब त्रिभुज नियम का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखो हम ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज में हमारे पास वेक्टर हैं। तो देखो एक एक करके इसके भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दो स्थिति सदिशों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने पर उनको जो बंद करने वाला विकर्ण है का दोनों स्थिति सदिशों का योग होता है त्रिभुज नियम से। अब जब त्रिभुज नियम से इन दोनों का योग होता है तो यहाँ पे ये वेक्टर दिया है, यहाँ पे ये वेक्टर दिया है, यहाँ पे बी वेक्टर, तो आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब यहाँ पे कोई स्थिति सदिश दे रखा है सी वेक्टर। क्या? सी वेक्टर। तो ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, तो ये एक नया त्रिभुज बन गया। तो इस वाले का जो परिणाम होगा इसको मैं लिख रहा हूँ आर डैश वेक्टर। क्या? आर डैश वेक्टर। तो ये किसका जोड़ होगा? आर वेक्टर और सी वेक्टर का जोड़ हो गया, क्योंकि देखो आर वेक्टर की बात करें तो आर डैश वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और इनके साथ में हम जोड़ देंगे सी वेक्टर को। किसको? सी वेक्टर को। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन अब इसे हम त्रिभुज नियम के थ्रू इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब देखो वो कैसे करते हैं। ये तो डायरेक्टली, यदि हमें डायरेक्ट परिणाम चाहिए होता है तो कर देते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब देखो चित्र अनुसार हम बात करें देखो ओ बिंदु से ये जो भी दे रखा है उसका डाटा दे दिया। अब हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और इसमें एक हमने रचना की है, और वो क्या है, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाया और यहाँ से पी से और इसको मिला दिया है। अब देखो, अब मैं बात करूँ, जब ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा, और ये वाला ए वेक्टर है तो ये वाला ए वेक्टर ही होगा, और ए वेक्टर होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब पहले कह रहा हूँ हमें निकालना क्या है,
क्यू स्क्वायर, तो ओ यहाँ है और क्यू स्क्वायर, तो इसका मान निकालना है, इसका जो मान निकालना है तो हम क्या कर लिखेंगे, तो एक तो लिखेंगे हम ओ एस को स्क्वायर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ओ एस का स्क्वायर प्लस में हम लिख देंगे क्यू एस का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम कहेंगे कि ओ एस, तो ओ एस है ही नहीं है, तो ओ पी प्लस में पी एस का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का ये वाला यहाँ तक और यहाँ तक का इनका क्या है, जोड़ है, ठीक है, इस वजह से। अब देखो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इस होल स्क्वायर को खोल देंगे, तो खोलने पर हमें समीकरण एक प्राप्त हो गया है। तो देखो ये क्या प्राप्त हुआ, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी एस स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी एस प्लस में ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू एस के घटकों के रूप में वियोजित करेंगे, तो पी क्यू एस में इसका निर्माण करेंगे। देखो त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस, तो पी, देखो पी पी क्यू और एस, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस त्रिभुज की बात की है, तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसमें जो दे रखा है, तो यहाँ पे हम थीटा ये वाला दे रखा है, तो यहाँ पे हम लगा दें, क्योंकि हमें ये वाली भुजा और इनमें से एक भुजा निकालनी है, या तो क्यू एस निकाल दो या पी एस निकाल दो, क्योंकि ये दोनों रचना से बनाएंगे हमने, तो इनका मान निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या था, देखो आपको याद होगा यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये तो क्या है क्यू और ये एस है और ये क्या है पी। तो अब इसमें लंब क्या हो गया, ये 90 डिग्री का और यहाँ थीटा था, तो लंब हो गया ये वाला, मतलब क्यू एस अपॉन में क्या हो गया पी एस, सॉरी लंब अपन कर्ण है, सॉरी, तो ये क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कर्ण हो गया, तो ये यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमें क्यू एस निकालना है, तो इसका हमने क्या कर दिया है, यहाँ देखो एक सेकंड, देखो अब यहाँ इसका क्यू एस का मान निकालने के लिए हमें इसको इससे गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया पी क्यू साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से हमने, क्योंकि अब हमें आधार भी निकालना है, एक तो लंब निकालना है, एक आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए फिर से वही त्रिभुज, अब वही त्रिभुज यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये आधार है और कर्ण के बीच में संबंध आ जाएगा, क्योंकि कर्ण तो हमें पता है बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर है, तो इस वजह से हमने ये किया है। तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा पी एस, तो ये क्या है पी एस है, तो ये आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया पी क्यू आ गया। अब यहाँ से हमें पी एस का मान निकाल दिया और ये क्या गया पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास समीकरण प्राप्त हुए हैं दो, ये दो तो अभी प्राप्त हुए और एक समीकरण पहले का है, तो अब समीकरण 2 व 3 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो अपन के पास क्या आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर और ये ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा प्लस में पी क्यू स्क्वायर साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो पी क्यू इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, देखो वैसे हमारे पास पी क्यू का मान दे रखा है बी वेक्टर है, मैंने बताया था यहाँ पे कर्ण है और कर्ण का मान क्या है बी वेक्टर है, ठीक है। अब बी वेक्टर है तो बी वेक्टर यहाँ से पहले बी वेक्टर रख दें, इनकी जगह मान रख बी वेक्टर और ए वेक्टर मान रख दिए। अब जब ये मान हमने रखे, क्योंकि देखो यहाँ पे पी ओ से लेके पी, तो ओ से पी तक तो ए वेक्टर था, और यहाँ से जब यूँ बात कर रहे तो ये क्या था बी वेक्टर था। तो अब ये जो बी वेक्टर था और इस तरीके से हमारा चित्र ड्रॉ कर रखा था, तो अब इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ओ पी की जगह हमने ए वेक्टर लिख दिया और पी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया पी क्यू की जगह लिख दिया हमने बी वेक्टर। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब उसमें और ये क्या है जो परिणामी सदस्य है आर वेक्टर, देखो तो अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, रिलेशन है, तो इसमें क्या होता है इनके जो वैल्यू होती है एक होती है। तो अब हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा यहाँ मिल गया। अब हम इनके परिणाम की बात करें तो हमें रूट भगाना पड़ेगा, तो हमने रूट को हटाएंगे तो इस पर पूरे पे रूट आ जाएगा। तो अब ये वाला जो मान आया है दो वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज नियम के थ्रू इनके जो परिणाम का मान सामने आया है, ठीक है। ये इनके परिणामी सदिश के मान को परिणामी सदिश के परिणाम को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो
अब दिशा के लिए, अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिशा ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, दिशा क्या होती है? थीटा। कोण ही तो होता है दिशा, और क्या होता है? तो अब हमारे पास कोण के मान हमें पता ही है। तो एक कोण तो है हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर हमने निकाला ही था, याद है? साइन थीटा बराबर, देखो देखो अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने साइन थीटा बराबर निकाला था, देखो ये निकाला था, और उसके बाद में कॉस थीटा निकाला था। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जब हमने निकाले ही हैं, तो देखो देखो यहाँ पे अब इक्वेशन 2 और 3 है, तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया? क्यू एस अपॉन में पी एस, ये आ जाएगा। तो जो जो यहाँ आ गया, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कर दिया, तो ओ एस क्यू एस अपन में ओ एस कर दिया। वैसे इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है। अब इसके बाद में टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ? क्यू एस, और ओ एस इक्वल टू क्या है? ओ पी प्लस में पी एस। तो ओ पी प्लस में पी एस हो गया। तो अब देखो ओ पी प्लस में पी एस हो गया, तो अब हम टेन थीटा इक्वल टू टेन पी क्यू साइन थीटा अपन में ओ पी प्लस में पी क्यू साइन थीटा। तो अब इसमें मान रख देंगे, और मान रखने के बाद में क्योंकि हमें थीटा चाहिए, तो इसको टेन को क्या कर देंगे? टेन इनवर्स में भेज देंगे, ठीक है? तो हमें इन दोनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या किया है, पेज नंबर 6 से मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो हमने क्या किया है, हमने एक ये वाला ये वेक्टर और बी वेक्टर और ये इनका परिणामी सदिश है। अब इनके जो परिणाम है, तो इसको समांतर चतुर्भुज नियम से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करेंगे कैसे? देखो पहले हमने रचना कर ली, इसको एक समांतर चतुर्भुज से हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है? अब इसको जब त्रिभुज बना दिया, तो हमने इस ये वाली जो भुजा का मान होगा, तो वो इन दोनों भुजाओं के परिणाम के बराबर होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं इन दोनों को बंद करने वाली, और त्रिभुज नियम भी यही बोलता है। तो हमने इनके पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस भुजा का मान निकाल दिया। लेकिन ये जो मान आया अभी फैक्ट मान नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो अधूरा मान है। तो इस वजह से हमने क्या किया, अब इसमें हमारी इक्वेशन ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी एस स्क्वायर प्लस में टू ओ पी पी एस प्लस में क्यू एस स्क्वायर, ये बन गया समीकरण नंबर 1। लेकिन अभी हमें इनमें कुछ मान और रखने, तो मान रखने के लिए हमने ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें इनके साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल दिए, और साइन थीटा और कॉस थीटा निकाले तो इनके मान आ गए, और इनके मान हमने डायरेक्टली समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए। और हमें पता है कि एक तो क्या है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, तो इनके मान रख दिए। इसके बाद में बी स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया था कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन गया, जिसका मान क्या होता है? 1। अब 1 हो गया, तो इस वजह ये आ गया। तो आर हमें चाहिए, आर का मान, तो आर इक्वल टू, क्योंकि परिणाम चाहिए हमें, तो परिणाम चाहिए, तो हमने रूट ले लिया। तो आर वेक्टर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर प्लस में इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है? अब दिशा के लिए हम बात करें, तो दिशा के लिए हमने बात की, तो हमने बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें? छोटे में मत लेना, बड़े वाले, क्योंकि वही है परिणामी सदिश के साथ में। तो और जब वो परिणामी सदिश के साथ में, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमने बड़े वाला त्रिभुज को काम में लेना पड़ेगा, ठीक है? अब हमने बड़े वाले त्रिभुज को काम में ले लिया, तो उसके थ्रू हमने क्या किया, हमने किधर गया, सॉरी, कभी कभी काम नहीं करता, ठीक है? तो इससे हमने थीटा का मान निकाल दिया। पहले तो हमने ये वाला किया है, ये वाला काम किया है, और फिर उसके बाद में यहाँ से आधार बटे लंब लगा के, लंब बटे आधार लगा के टेन थीटा यही होता है, और यहाँ से हमने थीटा का मान निकाल दिया। ये संकेतों में करना है, तो ये उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका केस फर्स्ट। मान के चलो कोई परिणामी सदिश ए वेक्टर, जैसे हमारे पास दो परिणामी सदिश हैं, ए वेक्टर और ये उसका बी वेक्टर। तो इस तरीके से दो परिणामी सदिश हैं, तो उनके मध्य में थीटा क्या हो गया? 0, क्योंकि कोई भी कोण नहीं बन रहा। देखो देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ये परिणामी सदिश गया और यहाँ से ये, तो अब इनमें कोई झुकाव नहीं है, ठीक है? सॉरी, ठीक है? दो परिणामी सदिश हैं जिनके बीच में थीटा मतलब ये वाला यहाँ गया और दूसरा वाला भी इसके ऊपर ही रखा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 0 हो गया, तो जब थीटा इक्वल टू 0 हो गया है, तो कॉस 0 इक्वल टू 1, और 1 होगा तो उसका परिणामी जो सदिश होगा आर वेक्टर, वो होगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब देखो वो कैसे होगा।
अब हमने यहाँ पे जीरो रखा है और जीरो रखा है, तो देखो जब जीरो हमने यहाँ पे मान रखा है तो इसका मान आ गया एक और एक आ गया, तो ये क्या बन गया, ये ए वेक्टर सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी बन गया। तो ये इसका होल स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर वेक्टर इक्वल टू आ गया ए प्लस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। दिशा के लिए हम बात करें तो थीटा इक्वल टू जीरो है, हमें पता है। अब थीटा इक्वल टू जीरो है तो ये बड़े वाले का थीटा जीरो नहीं है, कॉस थीटा और छोटे वाले त्रिभुज का थीटा जीरो है। तो इसका मतलब है साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, जीरो बटे में ए प्लस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो एक है। तो इस वजह से फिर जीरो जीरो बटे में कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही। और जीरो आएगा तो टेन जीरो का मान टेन जीरो तो टेन जीरो का मान कब जीरो होता है, जीरो पे। तो इस वजह से टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या आ गया, जीरो। अब ये बड़े वाले त्रिभुज का, अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 जीरो, तो जीरो होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, रूट आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर, यही इसका परिणाम होगा। और दिशा के लिए बात करेंगे तो 90 डिग्री रख देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और कॉस 90, तो कॉस 90 का मान हो गया जीरो, और जीरो को किसी में जोड़ेंगे, जैसे ए वेक्टर में जोड़ेंगे, ठीक है, कॉस जीरो का जोड़ेंगे तो ए वेक्टर आ जाएगा, और ए वेक्टर आ जाएगा तो टेन। अब देखो आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बी वेक्टर है ऊपर और बी वेक्टर अपन में ए वेक्टर, ये इसका परिणाम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान एक हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारी समझ में आएगा, यहाँ बी वेक्टर है, साइन 90 का मान एक हो गया, और यहाँ पे जो बी कॉस थीटा है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो यहाँ पे ये बच गया, तो बी अपॉन में ए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स बी अपॉन में ए, ठीक है। अगले अगले पेज पे, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी कंडीशन की बात करें तो यदि दो स्थिति सदिश इस तरीके से हैं कि उनके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, तो कॉस 180 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एक, तो यहाँ पे माइनस का एक आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इस वजह से हमने ये इक्वेशन फिट कर दी। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो हमने ये तीनों कंडीशंस में जब परिणाम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट परिणाम आया था जब थीटा इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री, क्योंकि उसमें ऐड आ रहा था ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर आ रहा था ना। और जब हमने 90 डिग्री की बात की तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर स्क्वायर का रूट आ रहा था, ठीक है, तो इसका मान ऑफकोर्स कम होगा। और इसके बाद में जो अगला परिणाम आया है अपने का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ये तो डिफरेंस हो गया, मतलब अंतर हो गया, जो अंतर होगा तो सबसे कम होगा, ठीक है। और दिशा के लिए हम बात करें तो फिर से दिशा के लिए बात करेंगे तो साइन 180, क्या साइन 180 का मान होता है माइनस का एक, साइन 180 सॉरी जीरो होगा, साइन 180 है ना ये तो, साइन 180 का 90 का मान होता है उसका जीरो, तो 180 का हो गया साइन 90 का मान तो होता है एक, और साइन 180 का मान हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो इस तरीके से होते हैं मान, जो चीज़ यहाँ पे जीरो होगी वो इधर जीरो होगी, और जो चीज़ यहाँ पे प्लस की होगी तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखो, और जो चीज़ यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगी। तो कॉस के लिए जब हमने बात की तो यहाँ पे कॉस जीरो तो क्या होता है, धनात्मक, मतलब एक होता है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो अपन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, फिर से जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अगला। अब देखो बहुभुज नियम। अब बहुभुज नियम बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, जब दो या दो से अधिक स्थिति सदस्यों का क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सदस्य, यहाँ से हमने जोड़ना स्टार्ट किया, पहला सदस्य जोड़ा, पहला जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, चौथा जोड़ दिया, पांचवा जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये सब स्थिति सदस्यों को जोड़ दिया, और कोई एक सदस्य जो है इनको बंद कर रहा है, तो ये क्या हो गया, परिणामी सदस्य। अब इसे तो लिख रहा हूँ मैं आर से, और ये R1 R2 R3 R4 R5, तो अब इनका जो परिणाम होगा तो इन सब के योग के बराबर होगा। तो इनका जो परिणाम होगा तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 वेक्टर डेट डेट, ये हो गया।
अब और भी ज़्यादा भुजाएं तो इसी तरीके से आर वेक्टर का जो मान होगा इनके सभी के टोटल्स के बराबर ही होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से जोड़े गए हों। मतलब एक है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने चाहिए, और मतलब चाहे वो किसी भी डिजाइन में जोड़े गए हों, ठीक है। और अतः ये सहचार्यता और क्रमबद्धता के गुणधर्म का भी पालन करते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन वो तो कुछ नहीं है, वही है, उसी बात को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11, ठीक है, ठीक है 11। तो देखो सदिशों के घटाने की विधि। अब जब देखो सदिश जब क्रमबद्ध तरीके से जोड़े गए, मतलब एक ही दिशा में जब जोड़ते हुए जा रहे थे तो उनका एडिशन हो रहा था। अब होगा क्या, यदि एक सदिश तो जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, तो अब इसमें क्या होगा, दिशा का डिफरेंस हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो इनका परिणाम होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। क्योंकि देखो यदि हम यहाँ पे इसको बंद करने वाला कोई सदिश बनाएं, तो देखो यहाँ पे इस सदिश और इस सदिश का जो ये तो क्रमबद्ध तरीके से हो गया और ये बंद हो गया, लेकिन हमारे पास तो ये वेक्टर है ये और ये भी वेक्टर, तो ये एक तरीके से परिणामी सदिश की तरह बिहेव कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पे परिणामी सदिश ओरिजिनल में ये, तो ऐसी स्थिति में जो आर वेक्टर का जो मान होगा बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटा देंगे, तो मतलब डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस वजह से इसे कहते हैं हम घटाने की विधि, ठीक है, या फिर वियोजन, सदस्यों का वियोजन भी कहते हैं, ठीक है। अब सदस्यों का वियोजन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और नहीं आया तो अभी दो, अभी मैं यहाँ पे जो भी नोट्स हैं उनके हिसाब से चलते हैं। तो देखो जब हम पहले देखो जब पहले स्थिति सदिश को दूसरे स्थिति सदिश के सापेक्ष विपरीत क्रम में जोड़ा जाए, तो हम उल्टा जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो परिणामी सदिश का जो मान है दोनों सदस्यों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें दोनों का, जैसे यहाँ पे हमने दोनों अपोजिट में जोड़ रहे हैं, और जब अपोजिट में जोड़ रहे हैं तो इन परिणामी सदिश का मान अपने आप ही इनके दोनों के अंतर के बराबर होता है। वैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जो यूनिट के कॉन्सेप्ट है थ्योरी, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यदि तुम कमेंट करते हो तो मैं न्यूमेरिकल्स को भी समझा दूंगा, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है या तो करना, यदि नहीं होता है तो उसे कमेंट में लिख देना, या फिर मेरे कांटेक्ट में हो तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और मेरा कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, भेज देना, मैं अपने आप सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ओके, अभी हम चल रहे हैं अगले पेज पे। तो देखो देखो सदिशों का वियोजन। अब सदिशों के वियोजन की बात कर रहे हैं तो हमने कर लिया। अब मान के चलो सदिशों का परिणाम मल्टीपल रूप से बढ़ रहे हैं, तो ये तो हो गया ए लैम्बडा और ये हो गया म्यू लैम्बडा, ये दोनों हैं। तो अब इसमें क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से लैम्बडा ए माइनस म्यू 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 वी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों का वही सेम टू सेम है, ए माइनस बी। यहाँ पे फ़र्क कितना सा है, यहाँ पे एक अदिश राशि गुणा हो गई है। तो जब हमने बताया था अदिश गुणा, जब किसी वेक्टर का किसी अदिश राशि के साथ में गुणा बताया था एम इंटू ये, याद है। तो हम इसका मतलब हुआ जैसे 5 को गुणा कर रहा हूँ मैं ए वेक्टर से, किससे, ए वेक्टर से, तो होगा क्या, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ए 5 ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर जैसे ऐसे यहाँ पे लैम्बडा है, तो लैम्बडा कोई कांस्टेंट राशि है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे प्रचाल राशि है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे देखो जब किसी सदिश राशि को दो या दो से अधिक स्थिति, देखो सदिश राशियों में वियोजित करते हैं तो उसे सदिश वियोजन कहते हैं, और या इसे क्या कहें हम, सदिश वियोजन कहें, ठीक है। अब हम बात करें तो देखो देखो अरे हाँ सॉरी, तो इसमें भी वियोजन जो होता है दो तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एडिशन के रूप में, ठीक है, एडिशन के रूप में मान के चलो ये वाला एक सदिश दे रखा है, पूरा पूरा एक ही है। अब इसको दो टुकड़ों में लिखें तो ये वेक्टर और ये बी वेक्टर होगा, अब इनको जोड़ने वाला वही रहेगा। तो इस तरीके से लैम्बडा ये वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये इसी को समझाऊँ क्योंकि काफ़ी हो गया, ठीक है। या फिर आगे भी चलो देखते हैं। द्विविमीय वियोजन, जब किसी सदिश राशि को दो भागों में विभाजित कर दें, क्या एक भागों में, दो भागों में तोड़ दें, तो इसे द्विविमीय सदिश वियोजन कहते हैं। ये वियोजन दोनों अक्षों पर आपस में लंबवत होते हैं। इन अक्षों पर आपस में लंबवत होते हैं। इनमें एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश एक्स के लिए आई कैप और वाई के लिए जे कैप के रूप में तोड़ते हैं। देखो अब यहाँ पे हम तोड़ कैसे रहे हैं,
मान के चलो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब निर्देशांक तंत्र है। अब इस निर्देशांक तंत्र में कोई वेक्टर है आर, इस तरीके से दिया है, और आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है भाई साहब आपको एक्स आई कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप, ठीक है, बाई जे कैप दे रखा है। तो अब देखो जैसा कि हम निर्देशांक पद्धति में पढ़ते थे, तो ये एक्स है तो एक्स का परिणाम होगा, तो सीधी सी बात है ये एक्स के लिए होगा, तो ये वाली डिस्टेंस किसकी होगी, बाई अक्ष से दूरी होगी, तो ये क्या एक्स है, ठीक है, और ये वाली होगी एक्स अक्ष से दूरी, मतलब बाई का निर्देशांक जो कि कितना दिया है बाई, और ये कितना है एक्स। अब जब एक्स और बाई है तो इनके एकांक सदिश क्या है, आई कैप और जे कैप केवल ये बता रहे हैं कि एक्स दिशा में तो एक्स दूरी तय की है, और बाई दिशा में जे, सॉरी जे मतलब बाई दिशा, और बाई दिशा में बाई दूरी तय की है, ठीक है। तो अब ये जो होंगे लंबवत होंगे, सीधी सी बात है, लंबवत ही तो हम चेक करेंगे कहाँ पे कहाँ कितना गया है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक्स आई कैप की जगह ए एक्स और ए बाई से रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर को, और यहाँ पे एक्स और बाई क्या है, दिशाएं, जिन्हें हमें आई और जे कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो बात सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर आई कैप, सॉरी ए कैप, ए एक्स कैप, या फिर एक्स प्लस में बी बाई दे दिया, तो यहाँ पे ये एक्स और ये बाई जो दे रखे हैं, सॉरी बी बाई नहीं दिया, ए बाई दे रखा है, तो ये जो दे रखे हैं ये क्या है, केवल केवल किसी एक दिशा में चली गई दूरी या किसी एक दिशा के लिए परिणाम है, मतलब जो हमने टुकड़ों में हमने किसी सदिश को घटकों के रूप में तोड़ दिया, तो ये उनके परिणाम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बोल देना, मैं समझा दूँ, ठीक है, और दोबारा से एक्सप्लेन करने की बोल देना, और यदि कोई कमी हो तो उसी टॉपिक को पूछ लेना डायरेक्ट, या फिर कांटेक्ट कर लेना मेरे से, नो टेंशन, कभी भी मैं जवाब दूंगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, इतना ही सही रहता है क्योंकि बोर नहीं होते बच्चे, ठीक है, ओके, बाय।